हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग पे। तो दोस्तों, आज हम लोग डीएलएड के लिए मैथमेटिक्स का पहला सीरीज का वीडियो है, जिसमें हम लोग हमारा जो चैप्टर है आज वो है दोस्तों पहला चैप्टर नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, आपके एग्जाम के लेवल तक का जितना आपके एग्जाम तक चाहिए उतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, उतना ही पढ़िए कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद आप डीएलएड की तैयारी करो, डीएलएड के सेमेस्टर की तैयारी करो। ठीक है, आपको केवल टारगेट रखना है कि सर डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे मार्क्स से, अच्छे रैंक से अचीव करना है, ताकि हमको डीएलएड का बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल जाए और बेहतरीन तैयारी हो, है ना। सरकारी कॉलेज में जाने के बाद क्या होता है ना, फी बहुत कम लगता है। ऐसे डीएलएड का भी फी बहुत ज्यादा है, लाखों में फी है। तो यहाँ पे जाने के बाद हजारों में बदल जाती है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और प्रतिदिन हमारे साथ आप सभी लोग शाम के 7 बजे लाइव जुड़ेंगे। सर शाम के 7 बजे आप लाइव जुड़िए, बेहतरीन तैयारी होगी, सिलेक्शन की गारंटी हमारी है सर। ठीक है, तो यहां पे हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ हमारे बुक का ही हिस्सा है दोस्तों, जिसको हम लोगों ने अच्छे ढंग से एक बेहतरीन रूप देने की कोशिश की है। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले अगर नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो यहां पे आपको नंबर्स का नॉलेज होना चाहिए। सर नंबर क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं प्राकृत संख्या, अंग्रेजी में इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। सर नेचुरल नंबर क्या होता है, तो गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती यानी कि सर गिनती कहां से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक से स्टार्ट होता है ना सर, एक से स्टार्ट होता है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, द नंबर्स विच आर यूज्ड टू काउंट थिंग्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 एग्जांपल में इसको n से सूचित करते हैं। क्लियर है, नेचुरल नंबर को हम लोग n से सूचित करते हैं। इतना दूर तक तो सबको क्लियर होगा। धीरे धीरे सीखते चलिए। यहां ध्यान देंगे दोस्तों, अगला आता है हमारे पास पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर क्या कहलाती है। ठीक है, इस चीज को आप लोग कोशिश करिए अपने कॉपी में नोट करते चले, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि आपको यहां पे पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट कराएं नंबर सिस्टम का। ठीक है, हर एक टाइप के क्वेश्चंस आएंगे यहां पे। ठीक है, यदि प्राकृत संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। सर अगर प्राकृत संख्या में नेचुरल नंबर में अगर 0 ऐड कर दिया जाए तो वह क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। एग्जाम्पल आप सब लोग देख सकते हैं, 0 1 2 3 4 और ये हमारा 5 हो गया। सबको समझ में आ रहा है। देखिए सर, पूर्णांक संख्याएं इसको अंग्रेजी में इंटीजर नंबर्स बोलते हैं। पूर्णांक संख्याएं इसको अंग्रेजी में इंटीजर नंबर्स बोलते हैं। इसका डेफिनेशन देखिए, इसका डेफिनेशन क्या कहता है, देखो पूर्णांक देखो, पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक प्राकृत संख्या को अगर ऐड कर दे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। समझिए, हम बता रहे हैं पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक प्राकृत संख्या को अगर ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, उसमें इंक्लूड कर लिया जाए, सम्मिलित कर लिया जाए, तो उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए धन पूर्णांक 1 2 3 4 5, शून्य तथा ऋण पूर्णांक समुच्चयों को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, जो अंग्रेजी मीडियम वाले अंग्रेजी से अपना देखेंगे, आई बराबर क्या हो जाएगा, देखो इधर देखो भाई, ये हमारा माइनस में माइनस छूटा हुआ है तो ये माइनस हो गया। ठीक है, डॉट 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 डॉट, ये पूरा क्या चला जाएगा, इधर इन्फिनिटी तक चला जाएगा, है ना। नंबर्स का कोई अंत नहीं होता है सर। और इधर कहां तक हो जाएगा, इधर माइनस इन्फिनिटी होगा, -1 -2 -3 -4 -5। तो देखो इतना दूर तक के नंबर्स को तो हम लोग होल नंबर कहते हैं, इतना दूर तक के नंबर्स को हम लोग तो पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर पूर्ण संख्या में देखो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और प्राकृत संख्या भी 1 से स्टार्ट होती है, अगर माइनस ऋणात्मक प्राकृत संख्या ऐड कर दे, सम्मिलित कर दे, ऐड मतलब जोड़ना नहीं, इसके जोड़ना नहीं है, ऐड करने का मतलब इसमें सम्मिलित कर देना, एक समुच्चय बना देना है। ठीक है, सेट बना देना है। क्लियर है, इतना दूर तक तो समझ में आया सर। अब आते हैं सर, हमारे सामने आता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले आपको रेशनल नंबर के कंडीशन को समझना होगा। तो यहां पे लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, हम जो क्लियर करते हैं उसको समझिए। रेशनल नंबर उसे कहेंगे, इसमें 3 कंडीशन है। सबसे पहला P/Q के रूप का हो, दूसरा कंडीशन कहता है भाई
दूसरा कंडीशन कहता है कि जो Q है 0 के बराबर ना हो, और तीसरा मेन कंडीशन है P एवं Q क्या हो दोस्तों, इंटीजर हो, है ना, पूर्णांक हो। P और Q क्या हमारा पूर्णांक हो। क्लियर है, इस बात से आप लोग वाकिफ रहिए सर। ये 3 कंडीशन है, आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, इसको पढ़ लेते हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें P बाई Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, P और Q एक पूर्णांक संख्या है, Q इक्वल्स टू नॉट 0, वे संख्या परिमेय संख्या। सर Q 0 क्यों नहीं लिया जाता, इसके बारे में कभी विचार किए? हाँ सर, हमने विचार किया। अगर आप लोगों ने विचार किया, बहुत अच्छी बात है। देखिए सर, अगर P के Q के बराबर अगर 0 हो जाए तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाए, है ना, बटा में आ जाए, भाग में 0 आ जाए, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित, इसको हिंदी में कहते हैं। तो इसीलिए 0 के बराबर नहीं लिया जाता। एग्जांपल्स बहुत सारे हो जाएंगे, 1/2, 2 भी हो जाएगा। 2 कैसे होगा सर, क्योंकि इसके नीचे है। अगर मैं कहूँ 0 हमारा परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, आपका आंसर क्या आना चाहिए, परिमेय संख्या, क्योंकि सर यहाँ पे 1, नीचे में 1। हमने तो कहा था सर कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर में तो 0 हो सकता है, क्योंकि सर P और Q पूर्णांक होने चाहिए। देखो P भी हमारा पूर्णांक है, पूर्णांक में सर 0 आता है ना, Q में भी 0 आता है। तो कभी कभी आपके एग्जामिनर इस तरीके से बताएंगे कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है, तो 0 भी ऑप्शन में रहेगा, तो ज्यादातर बच्चे फंस जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ये कंडीशन अगर आप लोग याद रखते हैं, ये 3 कंडीशन, तो आपसे एग्जाम में सवाल नहीं छूटेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में सवाल आए हुए इस टॉपिक से। क्लियर है। अब देखते हैं इरेशनल नंबर को, यानी कि अपरिमेय संख्या को। देखिए अपरिमेय संख्या क्या कहता है दोस्तों, तो ये कंटेंट जो है ना, ये हमारे द्वारा लिखा गया है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि बेहतर कंटेंट हो, क्योंकि बुक्स तो बहुत सारी अवेलेबल है सर। बुक का मार्केटिंग नहीं करना है, बच्चों का मार्केटिंग करना है, बच्चों के सिलेक्शन का मार्केटिंग हमको करना है, कि जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो। ठीक है, तो ये कुछ कंटेंट है जिसको आपको पढ़ना है सर, जिसको आपके लिए तैयार किया जा रहा है। अभी टाइम लगेगा सर इसको परफेक्ट, लेकिन हम यूट्यूब पे टाइम नहीं ले लेंगे, पूरा कंप्लीट देंगे। कहता है इरेशनल नंबर क्या कहता है, अपरिमेय संख्या वे सभी संख्याएं जो P बाई Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता हो, और P ये पूर्णांक संख्या ना हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, यह P बाई Q के रूप में हो, है ना, P बाई Q के रूप में हो भी सकता है, न भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे P बाई Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, ये कंडीशन है सर, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे अनफॉलो जो करना है। सबसे पहला कंडीशन P बाई Q के रूप में हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कंडीशन जो है, यह होना ही होना चाहिए, पूर्णांक ना हो, ये कंडीशन होना ही होना है। और ये जो हम लोग, ये तीसरा कंडीशन था ना, ये दूसरा कंडीशन था Q इक्वल्स टू नॉट 0। ये दोनों पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, 100% पॉसिबल हो, ये भी हो, और ये हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं बनता है। ठीक है, P और Q का फॉर्म का हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, ना भी होगा तो भी दिक्कत नहीं है, होगा तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन Q इक्वल्स टू नॉट 0 यानी नीचे 0 नहीं होना चाहिए, अपरिभाषित हो जाएगा, तो बता ही नहीं जा सकता कि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या या विषम संख्या या सम संख्या, कुछ भी नहीं बता सकता है। ठीक है, और अगर Q और Q पूर्णांक हो गया था तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी, अगर नहीं हुआ तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे देख लो √2 को इंटीजर नंबर में कभी पढ़े हैं? हमने तो पढ़ा है सर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जितना गिनती गिन सकते हैं, इधर से -1, -2, -3, -4, इस तरीके से। लेकिन हमने तो अभी तक से नहीं बताया कि √2 आपका पूर्णांक संख्या है। तो ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है, और ये हमारे P बाई Q के रूप का फॉर्म का है। √3 को हम लोग नीचे में 1 लिख सकते हैं ना, है ना, ये P बाई Q के रूप का हो गया, P बाई Q के रूप का होगा, लेकिन यह पूर्णांक संख्या नहीं होगा। मेन कंडीशन याद रखिए, बहुत सारे बच्चे डिफिनेशन गलत याद रखते हैं। ठीक है, तो इसको हमको सुधरवाना पड़ेगा, अभी टाइप ही हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके साथ साथ हमारा ये पता भी लग जाएगा कि कहाँ पे गलत है, टाइपर क्या गलत किया है। यहाँ ध्यान दीजिए, परिमेय तथा अपरिमेय का योग अंतर गुणनफल एक अपरिमेय संख्या ही होती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में इससे सवाल भी पूछ देगा, कहेगा वहां पे एक नंबर रहेगा, परिमेय संख्या का कोई नंबर रहेगा, इस साइड अपरिमेय संख्या रहेगा, कभी जोड़ देगा, कभी घटा देगा, कभी गुना कर देगा, तो वो चीज हमेशा क्या होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। विथ एग्जाम्पल समझो आप, विथ एग्जाम्पल समझो, जैसे 2/5 है ना, 2/5 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है सर, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है।
अगर मैं कहूं √3, बताओ अपरिमेय है? बताओ आप लोग, समझ में आ रहा है? यह सर अपरिमेय है। अब इसका जोड़ घटाओ गुना भागा कर दो। चलो जोड़ते हैं तो ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे सर, ये भी अपरिमेय हो गया। गुणा करोगे तो भी क्या होगा, 2/5 गुणे √3, फिर भी अपरिमेय है सर, क्योंकि इसके साथ गुना में आ गया सर। घटाओ में मिलाओगे तो भी ये पूरी संख्याएं क्या कहलाएगी, अपरिमेय कहलाएंगी, क्योंकि ये तो इंटीजर नंबर है ही नहीं ना। परिमेय संख्या क्या कहता है कि इंटीजर होना चाहिए, पी और क्यू, तो ये तो ऊपर हो जाएगा ना, 2√3 हो जाएगा बट्टे में 5 हो जाएगा। सर ये तो इंटीजर नंबर हुआ ही नहीं, तो परिमेय संख्या कैसे कहे? जब इंटीजर नंबर हुआ नहीं तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। दिन है तो रात नहीं है, अगर रात है तो दिन नहीं है, कोई एक ही चीज होगी। ठीक है, चलिए अब इधर आते हैं सर। अभी बहुत सारी चीजें सीखी है अभी धीरे धीरे, ठीक है, सारी चीजें आपको काम देगी। देखिए जैसे कि एग्जांपल लिख दिया गया √3 + 3 है ना, 2√2 माइनस वाला भी प्लस वाला भी, हर एक चीज कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, देखते चलिए, अभी बेसिक पे चल रहे हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा अजीब लगेगा। चलिए अब ये दोनों नंबर को हम लोग सीख लेते हैं। वास्तविक संख्या क्या है और वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो रियल नंबर कहता है ना कि परिमेय संख्या और अपरिमेय के दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। अब रूट में रहो चाहे बिना रूट में रहो, सब को हम लोग क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। रियल नंबर कहेंगे। रूट में रहेगा पॉजिटिव, लेकिन रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अगर मेरे भाई रूट के अंदर माइनस बोल दिए, रूट के अंदर अगर माइनस बोल दिए तो ध्यान रहे यह क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। इसको हम लोग क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या। ठीक है, इसको बारे में भी बता देता हूं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। जब रूट के अंदर माइनस में, रूट के अंदर पॉजिटिव हो तो वास्तविक संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय और अपरिमेय नहीं रहे और ये कुछ ऐसा दिखेगा तो आपको क्या करना है, काल्पनिक संख्या। अब मैं बताऊं काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को कॉम्बिनेशन को हम लोग सम्मिश्र संख्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी, उतनी पढ़नी नहीं है। सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपका दोनों आ जाएगा। अब आइए सर सम संख्या के बारे में देखिए। सम संख्या क्या कहता है, तो सम संख्या का तो रीजन वही है जो 2 से कट जाए सम संख्या, जो 2 से न कटे विषम संख्या। जो 2 से कट जाए सम संख्या, जो 2 से न कटे विषम संख्या। ठीक है, जैसे दुख का पहाड़ा पढ़ दो, दुख का पहाड़ा जहां तक पढ़ सकते हो, 1000 तक पढ़ो, 10,000 तक पढ़ो, 1 लाख तक पढ़ो, जितने भी पहाड़ा में आएंगे सब 2 से विभाजित होंगे। और जितना भी डिजिट है, अगर जो भी आपसे कहे कि ये सम संख्या, जैसे कहा जाए 242, ये सम संख्या है, तो मैं कहूंगा यह दुख का पहाड़ा का कोई ना कोई टेबल है। आप इसको 2 से काटो, आप इसको 2 से काटो, है ना, 121 का आप दुख का पहाड़ा 121 बार पढ़ो, 242 आ जाएगा, है ना, 242 आ जाएगा। यानी सर ये टेबल ही आएगा। अब जो नहीं कटेगा, अब बहुत सारे बच्चे मालूम है क्या याद रखते हैं ऑड नंबर का, कि सर 2 से न कटे और 3 से कट जाए, तो ये गलत बात है सर। केवल याद रखना वे सभी प्राकृत संख्याएं जो पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या। किससे 2 से मेरे भाई, बस इतना ही ध्यान रखना है, 3 मिनट नहीं ध्यान रखना है। 2 से जो नहीं कटेगा, तो 2 से कौन नहीं कटेगा, और वो भी आपको तो वो भी आपका प्राकृत संख्या। साफ साफ लिखे हैं, होल नंबर और इंटीजर नंबर मत करने लगना, केवल और केवल नेचुरल नंबर करना। 1 2 से नहीं कटता है, 3 नहीं कटता है, 5 नहीं कटता है, 7 नहीं कटता है ना, 9 नहीं कटता है, 11 नहीं कटता है ना, 11 के बाद 13 नहीं कटता है, 15 नहीं कटता है। इसी तरीके से वो बढ़ते चला जाएगा। 2 का अंतर ले लो ना, यहाँ से 2 का अंतर ले लो। ठीक है, 2 का अंतर ले लो, देखो यहाँ पे 2 जोड़ते जाओ, 5 2 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 2 15 15 2 17 17 2 19, है ना। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ऑड नंबर समझ में आ गया। देखिए ऑड नंबर में याद रखना, एक बात याद रखना, ऑड नंबर में मेरे भाई 1 होता है, ऑड नंबर में 1 होता है, लेकिन अगर हम आ जाए अभाज्य संख्या, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, अभाज्य संख्या की अगर आप बात करो तो अभाज्य संख्याएं कहलाती है, यानी प्राइम नंबर वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें 2 कंडीशन याद रखना, बस 2 ही याद रखना, कि कोई भी डिजिट x है,
कोई भी डिजिट हमारे पास x है, ये अभाज्य संख्या तभी हो सकता है इसका कंडीशन नंबर 1 वह 1 से डिवाइड हो, कंडीशन नंबर 1 वह 1 से डिवाइड हो, और दूसरा कंडीशन नंबर 2 कि वह खुद से डिवाइड हो यानी x से डिवाइड हो, है ना। ये दो ही फिल करे, अदरवाइज वो किसी से नहीं कटे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यह संख्या क्या कहला जाएगी, यह संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब देखो भाई, अगर मैं आप सभी से पूछूं, और यहाँ पे ध्यान रखना ये 1 है और ये x है, ये दोनों हमेशा डिफरेंट नंबर होने ही चाहिए, तभी जाकर के अभाज्य संख्या x कहलाएगी। तो जैसे अब मैं पूछूंगा 1 क्या आपका अभाज्य संख्या है, तो आपका आंसर आएगा हाँ सर है। हम जान रहे हैं आपके दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन हम बात करें भाई, यह 1 से तो कटेगा, यह खुद से कटेगा, लेकिन हमने यहाँ पे एक सवाल कहा डिफरेंट नंबर होना चाहिए। अगर 1 यूज हो गया है तो यहाँ पे 1 नहीं आना चाहिए सर। देखो यहाँ पे सेम नंबर है सर, तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, क्या है, नहीं है। तो अभाज्य संख्या है कौन सर, 2। 2 को आप देख लो, 2 को देख लो, 1 से तो होगा सर, ये खुद से होगा 2। देखो दोनों अलग अलग है ना, 1 से कटेगा ही कटेगा, और ये स्वयं से भी कटेगा, तो डिफरेंट नंबर्स हो गए। क्लियर है, हर एक विद्यार्थी को क्लियर होगा इतना दूर तक। चलो भाई, समझ में आ रहा है। तो अभाज्य संख्या क्या हो गई, इस तरीके से बढ़ते चले जाना है। चलिए अब हम लोग भाज्य संख्या के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो 1 के अतिरिक्त वे सभी प्राकृत संख्याएं जो अभाज्य नहीं है, यानी जो 1 और स्वयं के अलावा और किसी डिजिट से कट जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा, यानी कंपोजिट नंबर हो जाएगा, है ना। अब देखिए कौन कौन सा होगा, जैसे 4 को करो ना भाई, यहीं पे देखो 4 1 से कटा, 4 2 से कटा, 4 4 से कटेगा, यानी सर ये दोनों से तो अभाज्य संख्या में भी होता है, लेकिन ये तीसरा आ गया ना, सॉरी ये हमने गलत कर दिया। देखिए ये सबसे पहले 1 से कटा और ये 4 से, यानी 1 और स्वयं से कटा, यानी ये तो अभाज्य का है, लेकिन एक और नंबर से ये कट रहा है 2 से, तो ये हमारा क्या कर देता है, ये हमारा भाज्य संख्या को सूचित कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से 6 में भी देख लो, 6 में भी कर दो, या 1 से कटेगा ही कटेगा, 6 से भी कटेगा, है ना, 3 से भी कटेगा, और ये 2 से भी कटेगा। तो देख लो ये तो अभाज्य संख्या है सर, ये 2 कंडीशन आएगा तो अभाज्य संख्या, लेकिन ये 2 को फालतू आ गया, 2 को फालतू से कट रहा है, यानी भाज्य संख्या। क्लियर। चलिए अब जो आपको ध्यान रखनी है, जो इंपॉर्टेंट है, पूरा मैथ का बेसिक जिसको हम लोग कहते हैं, जो आपके कैलकुलेशन को अच्छा करेगा, बेस्ट करेगा, उस पर ध्यान देते हैं। देखिए सर, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, भाज्यता की जांच। जैसे आपको कभी कभी क्या होता है ना, बड़े बड़े भाग देने पड़ते हैं, 2385 को 5 से डिवाइड करो, सर भाग देते रहो, तो वो चीज को हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा शॉर्ट में। जैसे 2 से भाग है, यानी कि 2 से भाग होगा कि नहीं होगा, उसकी कैसे जांच करें बड़े बड़े डिजिट्स को। तो देखो, यदि दी गई संख्या के इकाई स्थान पर शून्य या सम संख्या हो तो वह 2 से भाग होगा। इकाई स्थान का मतलब समझ रहे ना, जैसे आपका 4 2 3, यहां पे ये जो है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, है ना, बोलते हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये आपका हुआ। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट डिजिट, है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट डिजिट, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में इकाई और अंग्रेजी में यूनिट कहते हैं। तो अगर यूनिट डिजिट पे अगर सम संख्या हो या जीरो हो, सम संख्या हो या जीरो हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। अगर मैं पूछूं आपसे कि 3 4 2 5, ये क्या 2 से कटेगा, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं, क्या ये 2 से कटेगा? तो आप लोग ऐसे ही देख के बताओगे, सर यूनिट डिजिट पे 5 है, यूनिट डिजिट पे 5 है, और यहाँ पे कह रखे हैं कि 0 और नहीं तो कोई सम संख्या, तो ये तो सम संख्या भी नहीं है, ये तो 0 भी नहीं है, यानी कि सर ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। अगर यही चीज मैं कहूं कि अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि बताओ 2 2 4 ये कटेगा, हाँ सर, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे सम संख्या है, इकाई स्थान पे सम संख्या है, तो हम इसको 2 से काट सकते हैं। क्लियर है। एग्जाम में देखो 0 है, यूनिट डिजिट पे 2 है, 6 है, ये सब सम संख्या है और 0 भी है, तो क्लियर है। आसान भाषा में समझते चलिए, ये चीजें आपको आगे समझ में आएंगी कि ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग ज्यादा मात्रा में पढ़ोगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो इसका यूज पड़ेगा। मेरी बात को समझो, क्योंकि हम भी मैथ्स पढ़ रहे हैं और हमें भी यूज इसका होता है, लेकिन ये यूज केवल 3 4 तक का नहीं, बड़े बड़े जैसे 30 का नियम, 11 का नियम, 12 का नियम, 13 का नियम, ये सब सीखोगे ना तब होगा।
जैसे 3 से विभाज्य करने के लिए 3 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, तो देखो क्या करना है ना। यदि दी गई संख्याओं के सभी अंकों का योग अगर 3 के विभाजित हो तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। इसका कहने का मतलब है मेरे दोस्त, इसका कहने का मतलब है कि मान लिया जाए 3, 4, 2 है ना, ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, पता होना चाहिए ना। अगर सिंप्लीफाई करके आंसर हो तो आप कैसे करोगे, तो सर ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, सबसे पहले जांच करेंगे। तो क्या करेंगे, 4 3 7, ऐसे तो लग नहीं रहा है कि सर होगा कि नहीं होगा, तो क्या करेंगे, देखो इसके अंकों का योग 4 3 7 7 2 9, क्या 9 3 से आपका डिवाइडेबल है, तो आप बोलिएगा हाँ सर 9 3 से डिवाइड होता है, यानी कि सर 342 भी हमारा 3 से डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा। आप काट के देख लो, एक बार में है ना, एक बार में, और ये 4 बार में, कट गया ना। और यही बहुत लंबा रहता, यही बहुत लंबा रहता, तो आप भाग देते, टाइम वेस्ट होता है। इससे बढ़िया कि तुरंत जोड़ लो, कटेगा कि नहीं कटेगा पहले पता तो हो जाए, है ना। कहते हैं ना, अगर मंजिल पे जाना है कि नहीं जाना है ये तो पता हो जाए, ये तो पता हो जाए कि रास्ता कौन सा, मंजिल पे कौन से रास्ते से जाना, जाना तो हमारे काम में है, मंजिल का रास्ता कौन सा है ये तो डिसाइड हो जाए। बहुत सारे रास्ते हैं, वो भी जाता है, ये भी जाता है, कौन सा जल्दी जाएगा, कौन सा आसान जाएगा, है ना, कौन सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, ये पता हो जाए। तो ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है पहले ये तो पता हो जाए। भाग तो दे ही देंगे सर, अगर मान लिया जाए भाग भी दिए, कटे नहीं, और आपका आंसर ऐसा ही कुछ रहे लमसम में, तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप जोड़ लिए, नहीं कटा, डायरेक्ट आप कह दिए कि सर पूर्णांक में आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन सभी चीजों का बेनिफिट होता है, ठीक है। अब देखिए 4 से विभाजित के लिए आपको क्या करना है मेरे भाई, अगर 4 से विभाजित देखना है कि वह 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, देखिए इकाई व दहाई स्थान, यानी अब जो देखना है वह 2 नंबर देखना है, लास्ट का 2 नंबर। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, 2 में 1 नंबर देखा, और 3 में हम लोग क्या देखा, सबका योग देखा। अब हम लोग देखेंगे 4 का विभाजित के लिए लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, जो कि 4 से विभाजित होना चाहिए या फिर 2 गो 0 होना चाहिए। 4 से विभाजित हो या फिर 2 गो 0 हो, यानी कि वह 4 से कट जाएगा, यानी वह 4 से कट जाएगा। आप मुझे बताना 4 से कटने के लिए क्या ये 4 से कट रहा है सर, क्या ये 4 से कट रहा है, हम कहेंगे जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग क्या करोगे, मान लें नहीं कट रहा होगा तो भाग दोगे। कुछ सब बच्चे स्मार्ट वर्क करेंगे सर कि ये 2 डिजिट है सर, ये 2 डिजिट है, हम इन 2 को पहले भाग दे के देखते हैं। 24 को हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, अगर कट गया यानी कि ये पूरा डिजिट कटेगा, नहीं कटा मतलब कि सर मेरा आंसर पूर्णांक में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, 6 चौको 24, यानी सर ये पूरा डिजिट कट जाएगा, ये पूरा डिजिट कट जाएगा। अब आप लोग भाग दे सकते हो, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देख लो इसका लास्ट का 2 डिजिट, हमेशा 4 वाले में 2 डिजिट देखना है। 5 वाला में क्या है सर, 5 वाला कंडीशन में है, अगर आप लोग 5 से डिवाइड देना चाह रहे हो तो देखो यदि दी गई संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो और 5 हो, यानी 0 हो और 5 हो, ये 2 को अगर यूनिट डिजिट पे दिख जाए, देखो 0 5 5 0, तो अगर दिख जाए तो वह 5 से विभाजित रहेगा, वह क्या रहेगा, हमेशा 5 से कट जाएगा, ये आपका रूल कहता है। 6 का देखो, 6 का रूल क्या कहता है, तो 6 का रूल कहता है कि अगर कोई भी संख्या को चेक करना है कि वह 6 से कटता है कि नहीं, कोई भी संख्या को हमको चेक करना है कि वह 6 से कटता है कि नहीं कटता है, तो हम क्या करेंगे, 2 से चेक करेंगे और 3 से चेक करेंगे। अगर दोनों से कट जाए, वह संख्या जो दोनों से कट जाए, 2 से भी कट जाए 3 से भी कट जाए, 3 का भी रूल पता है, 2 का भी रूल पता है ना। 2 का रूल क्या मैंने बताया, इकाई स्थान पे 0 या फिर सम संख्या। 3 का रूल पता है, सभी संख्याओं को जोड़ दो और उसके बाद जो अंक आएगा अगर वह 3 से डिवाइड है, यानी कि 3 से डिवाइड है पूरा संख्या, ठीक है। तो ये दोनों से अगर 2 से भी डिवाइड है सर, 3 का नियम लगाया, 3 से भी डिवाइड है, यानी कि वह 6 से भी डिवाइड है, ठीक है, ये आपका रूल कहता है। अब आगे देखिएगा, आगे क्या कहता है मेरे भाई, ये देखिए कुछ बेसिक वाली रूलें हैं जिसको आप लोग सॉल्यूशन के तौर में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि किसी संख्या में 5 से भाग देना हो, उस संख्या में 2 से गुना करते हैं और प्राप्त गुणनफल में 10 से भाग देते हैं। अगर किसी संख्या में आपको 5 से गुना करना हो तो 2 से गुना करते हैं और 10 से भाग देते हैं। जैसे मान लिया जाए
सॉरी 5 से भाग देना हो, इसमें 5 से भाग देना हो तो आप क्या करोगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 10 से भाग दे दो। ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 432 है ना, तो 432 में देखो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई पहले कर दिया तो कितना 864 आया, और फिर 10 से भाग दे दिए, 10 से भाग दे दिए, 10 से भाग देना आसान हो जाता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 86.4 आ जाएगा। तो इतना आप भाग दोगे भाई, 5 का भाग देंगे 432 में, 8 पचे 40 और 3 गिरा 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 पचे 30 है ना, 6 पचे 30 होगा, फिर 2 गिरेगा, पॉइंट बैठेगा, 0 होगा, फिर यहाँ पे 4, तो सर आंसर तो वही आया, इतना टाइम क्यों लगाएं, 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 4 3 6 और 4 दिन काट डायरेक्ट, और फिर 10 से तुरंत सॉल्यूशन को देखो किस ढंग से हो रहा है। क्लियर है, हर एक चीज क्लियर है। चलिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाना, क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे ये पीडीएफ मिल जाएगा इस चैप्टर का, जितना पढ़ा दिया जाएगा आज। ठीक है, देखिए सर ये चीजें आप समझिए, अब ये बेसिक चीजें हैं, इसको आपको जानना होगा। देखिए जब भी कोई डिजिट भाग में हो तो उसको गुना में कन्वर्ट करने के लिए उल्टा करते हैं। देखिए जैसे हम बता रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए है भागा बी है भागा सी है, इसको हमको गुना में चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/d हो जाएगा। ठीक है, जिसको चेंज करना है उसी को केवल। ठीक है, अगर हमको इधर करना है, अगर इसको चेंज करना है भाई, तो देखो ये मल्टीप्लाई में होगा 1/b हो जाएगा, ये क्या होगा भागा में है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/d हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। या फिर अगर आप बोर्ड मास रूल से जाओगे, अगर बोर्ड मास रूल से जाओगे तो ये क्या हो जाएगा c/d होगा, ये फिर ऊपर चल जाएगा, d आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर से ऊपर हो जाएगा, d आपका ऊपर हो जाएगा, है ना, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर देखिए अगर आप बोर्ड मास रूल से जाओगे, देखो इस तरीके से डायरेक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर हम बोर्ड मास रूल से जाएं तो देखो a भागे b भागे c, इसको अगर गुना में कन्वर्ट कर दिए सर 1/d। ठीक है, तो a भागे b भागे c कितना हो जाएगा c/d हो जाएगा। अब इसको हमको गुना में कन्वर्ट करना होगा, तो सर पता है ना भागा को गुना में करते हैं तो उल्टा करते हैं d/c, d/c आया, d/c आया ना। अब क्या करेंगे सर, इसको भी भागा में करेंगे, है ना, तो सर इसको जब भागा में करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, है ना, c/bd। क्लियर है। और यहाँ पर से अगर a को करेंगे, ये तो क्लियर हो गया भाई, यहीं पर फाइनल है। देखिए इसमें ऐसे आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर 3 लगातार रहे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे ये करना। ठीक है, इतना ऐसे नहीं करना है, बोर्ड मास रूल का अलग रूल होता है, जब बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन पढ़िएगा तो वहाँ पे कुछ अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें आपको मैं बता दे रहा हूँ, बस इसको ध्यान रखिएगा, चीज़ें एडेड है। आगे देखिए ये सब चीज़ें, अभी और भी चीज़ें देखनी है। जैसे देखिए ये सवाल है, अगर इस सवाल को अगर बनाना हो तो इस ढंग से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इस ढंग से डायरेक्ट कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन आराम से आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह के सवाल हो तब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/a भागे 1/b भागे 1/c को हम क्या लिखेंगे 1/a इंटू b इंटू c। ठीक है, b इंटू c सवाल आएगा डायरेक्ट इस मेथड पे, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सर लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, अगर लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग कहे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस चेंज हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 एड क्या हो गया 2n प्लस 1/6। अगर घन कहे तो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कर देना है, जो पहला भी अभी देखो इसका केवल होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब देखो सर सम संख्या क्या हो जाएगा n/2 इंटू n/2 प्लस 1, विषम संख्या का n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, है ना, बस ध्यान रखना है सर, n लगातार सम संख्याओं का n इंटू n प्लस 1। ये क्या है दोस्तों, यह किसी भी संख्या लगातार का है, यानी 1 से स्टार्ट होगा, यानी सम संख्या कितना से स्टार्ट होता है, सम संख्या सर 2 से स्टार्ट होता है ना। सम संख्या की अगर बात करेंगे 2 4 6 8, ये इस तरीके से स्टार्ट होता है ना।
तो ये लगातार n तक की, यानी कि अगर मान लीजिए 50 तक के पूछ रहा है कि योग क्या होगा, तब ये आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओगे। n का वैल्यू लास्ट टर्म होता है, यानी 50, यहाँ पे n के जगह पे केवल 50 रखना है, यानी 25 है, अब 25 गुने 26 हो जाएगा, यानी कि उनके वर्गों का, उन सम संख्याओं का योग कितना होगा, जितना 50 गुण है। ठीक है, चलिए अगर तक की बात रही है ना, तक की बात रहेगी तब ये फॉर्मूला लगाना है, और केवल सम संख्याओं का योग है ना, n विषम संख्याओं का, तो n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 होता है। वहां पे तक की बात हो रही थी, देखो n तक की बात हो रही है, यहाँ पे तक नहीं है, तो ये कॉमन सी बात याद रखना। और ये चीज तो पता ही है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, है ना, इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन सूत्र कहते हैं, है ना। a बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना, r हमारा शेषफल है, b हमारा भाजक है जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं, q हमारा भागफल है जितना बार कटा है, और जिसको हम लोग काट रहे हैं, जिसको हमें भाग दे रहे हैं, वो हमारा भाज्य है। ठीक है, किसी भी पूर्ण परिपूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पे, है ना, 0, 1, 4, 5 या 6 या 9 होगा, है ना। अगर किसी भी संख्या का आप वर्ग निकालते हो, किसी भी संख्या, दुनिया का कोई भी नंबर हो, हम बात कर रहे हैं दुनिया का कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर करते हो, वर्ग करते हो, तो उसका जो इकाई स्थान है यूनिट डिजिट पे, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 9 होगा, यानी इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं आएंगे जब उसका वर्ग करिएगा तब। आप कह दो किसी भी नंबर का वर्ग करके देख लेना, जैसे अब यहाँ पे कौन कौन सा नंबर नहीं है, 2 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, और 7 नहीं दिख रहा है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और हमारा 8 भी नहीं है, यानी इस नंबर का, है ना, इस नंबर का भी क्या हो जाता है, इसी में मिल जाता है। अब देख लो किसी भी नंबर का 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट को स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी यूनिट डिजिट तो 4 ही आया सर। अब देख लो 385 का 5 का स्क्वायर 5 ही आ जाता है सर, 5 तो है ना, मतलब इतना का ये क्या होता है, इकाई स्थान पे नहीं आता। जब आप स्क्वायर करिएगा, सवाल पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का स्क्वायर करने पर नहीं आता है, इकाई स्थान पे नहीं आता है, तो ये 4 में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। यह पूछेगा कि कौन सा स्थान पे आता है, तो ये 3 गो रहेगा इसमें का, 1 गो रहेगा इसमें से कोई एक, और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इकाई स्थान पे कौन कौन सा हो सकता है, तो 0 से लेकर के 9 ही अंक तक हो सकता है इकाई स्थान में, उसके अलावा तो नहीं हो सकता है। नंबर्स तो 0 और 9 तक के ही बनते हैं नंबर, उससे आगे तो नहीं ना बनते हैं, 0 से 9 तक का ही बनता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दोस्तों प्रश्नावली में, यानी कि जो आपका कंसेप्ट स्टार्ट होता है वह कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है, वह कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है, क्वेश्चंस वाला कंसेप्ट। देखिए पहला नंबर कंसेप्ट कहता है कि यदि किसी 2 अंकों की संख्या और उसके उलटने से बनी संख्याएं को जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या सदैव 11 का गुणज हो, यानी 11 का गुणज का मतलब समझिए 11 का पहाड़ा में का अंक अगर यहाँ पे रहे तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, संख्याओं का योग बट्टा में 11, यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ रहेगा उससे आप 11 में भाग दोगे, अंकों का योग बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखो सवाल देखिएगा क्लियर हो जाएगा। 11 का रहेगा 11 से, 9 का मल्टीपल रहेगा 9 से। ठीक है, देखिए आगे देखिए, यहाँ देखेंगे, देखो ये सवाल एडेड है। ठीक है, कहता है यदि 2 अंकों की संख्या और उसको उलटने से बनी संख्या का योग कितना है, 99 है, कितना है, 99 है, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। सवाल पूछ दिया ना, वही कंसेप्ट पूछा ना, देखो अंकों का योग, तो अंकों का योग निकालने के लिए क्या कहेंगे, ये किसका मल्टीपल है, ये किसका मल्टीपल है सर, ये मल्टीपल है सर 11 का, तो इसका अंकों का योग क्या आएगा सर, 99 को डायरेक्ट आप 11 से भाग दो ना सर, 9 आंसर आएगा। देख लो 9 ला दिए हम लोग। ठीक है, अगर आप इसको कंसेप्ट से करोगे, मेथड से करोगे, डिस्कवरी वाला, तो ये कुछ ये है, इकाई अंक हमारा x है, दहाई अंक हमारा y है ना, इकाई अंक दहाई अंक, तो इकाई अंक पे करेंगे, उलटने के बाद ये कुछ ऐसा होगा, है ना, 10y प्लस x, उलट देंगे तो 10x प्लस 1, सबको जोड़ देते हैं तो 99 आता है, x वाला टर्म y वाला टर्म, ये हमारा क्या देगा, एक इक्वेशन देगा, ये हमारा क्या देगा, एक इक्वेशन देगा। ठीक है, हाँ, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 99। हमको तो सर वही ना है, हमारा एक अंक यहाँ पे, एक अंक x था और दूसरा अंक क्या था, y था, दोनों का योग ही तो ज्ञात करना था, 9 ही तो आया सर, तो हम क्यों ना वही मेथड लगाएं,
जो आसान हो, जल्दी बन जाए, एग्जाम में टाइम मैनेज करना पड़ता है, हर एक सेक्शन को देखना पड़ता है। चलिए अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल आप लोग ध्यान देंगे, 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों के उलटने से प्राप्त संख्या का अंतर सदैव 9 का गुणज होगा, तो उस संख्या के अंकों का अंतर निकालने के लिए, देखो अब क्या है, उस समय क्या था, योग था, योग क्या था, 11 का गुणज था। लेकिन अब सवाल आएगा, कोई एक संख्या है, उसको उलट देंगे तो उनका जो अंतर होगा वह 9 का अगर गुणज होगा, यानी 9 का मल्टीपल होगा, 9 का पहाड़ा में अगर आता होगा, कितना भी बार भी हो, ठीक है, तो उन दोनों संख्याओं का अंतर जो होगा, यानी x माइनस वाई, उस समय x प्लस वाई निकाले थे, x माइनस वाई क्या होगा, 9 से डिवाइड कर देना है। देखिए सवाल यहाँ पे नीचे में ही है, 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्याओं का जो अंतर है वह 63 है, तो कहता है उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। तो बस सर अंकों का अंतर ही निकालना है ना, 9 से डिवाइड करो, क्योंकि ये 9 का मल्टीपल है, क्योंकि ये 9 का मल्टीपल है। और सवाल हमेशा इसी ढंग से दिए जाते हैं जिसका आपका बन सके, कोई ऐसा सवाल नहीं आता कि सर मान लो 7 का मल्टीपल होगा, जो कंसेप्ट है उसी पे सवाल ना पूछे जाएंगे, फालतू सवाल नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग दिमाग में मत लगाइएगा कि सर अगर 9 का मल्टीपल नहीं रहेगा, रहेगा सर, अगर सवाल नहीं रहेगा तो सवाल बनेगा ही नहीं, अगर नहीं रहेगा तो आपको फिर ये वाला कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा। ये देख लीजिए, ये वाला देखो, एक अंक को x मान लेना, दूसरा अंक को y मान लेना, तो ये पूरा अंक क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई, है ना। जैसे आप समझिए सर ये 10 कहाँ से आ गया, तो देखिए अगर मान लिया जाए, अगर हम 10 लिखते हैं, है ना, 10 नहीं लिखते हैं, 15 लिखते हैं, चलो कोई एक अच्छा डिजिट लिखते हैं, 15 लिख दिए, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये कुछ इस ढंग से लिखाता है, ठीक है। देखो 10 इंटू 1 प्लस 5, यानी सर जो x की ये सॉरी ये y की वैल्यू हो गई हमारी, है ना, ये हमारी y की वैल्यू हो गई और ये हमारी x की वैल्यू हो गई, ये हमारा यूनिट डिजिट कहलाता है, ये हमारा दहाई अंक कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे 1 है सर, अगर आप यहाँ पे 25 की बात करोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये 20 है, अब 25 यानी अंक बन जाएगा। अब वही कहता है कि उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पे अंक उल्टा होगा, देखो इसका अंक कितना दे, देखो अगर हम लोग 25 की बात कर रहे हैं, 25 का उल्टा कितना होगा, 52 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अंक उलट दो, यानी x के जगह पे y, y के जगह पे x है, तो 10 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और प्लस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। देखो आप करने के बाद देखना 5 वही आएगा, जो आप इस अंक को उल्टा करोगे वही चीज आएगा। तो हमको तो अंक तो पता नहीं है सर, तो इसीलिए यहाँ पे x और y लेट कर लेते हैं और उलट देते हैं, और फिर उसके बाद हमको अंतर पूछेगा तो यहाँ पे अंतर करेंगे, यहाँ पे अंतर करेंगे और जो देगा अंतर वहाँ लिखेंगे, फिर उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद फाइनल, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा ही देता है जो आसानी से सॉल्व हो जाए, सॉल्व वाले ही सवाल देंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा क्या कहता है, यदि कोई संख्या अपने x बट्टा में y में भाग से z अधिक है तो वह संख्या होगी। देखो भाई इस तरह का सवाल आएगा, यदि कोई संख्या अपने का x बट्टा में y भाग से z अधिक है तो वह संख्या क्या होगी, तो y इंटू जेड बटे में y माइनस एक्स, y माइनस एक्स। जैसे सवाल है, यदि कोई संख्या अपने का 1/3 से 18 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी, यहाँ पे क्या है, x बट्टा में y बराबर 1/3 z बराबर 18, तो हमने पढ़ा था, है ना, 18 तिहाई 3 गुने 18 बट्टे में x माइनस वाई यानी कि 2, है ना, x माइनस वाई, y को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का डिफरेंस नीचे लिखना है, 9 से डिवाइड होगा, 9 या 27 आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं, क्लियर है। तो कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी और आपके एग्जाम में इसी सब कंसेप्ट से सवाल आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, ठीक है। हर एक आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवाया जाएगा, जो ऑफिशियल सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग ही। तो आपके एग्जाम में देखा गया है कि कॉमर्शियल मैथ्स वगैरह आते हैं, जनरल कंपटीशन के मैथ्स आते हैं, तो जनरल कंपटीशन में सर नंबर सिस्टम तो सबसे इंपॉर्टेंट है, या फिर आप अपने 10th बेसिस पे भी आप कर सकते हो इसको। यदि किसी संख्या की x बटा वाई से गुना या फिर भाग देने की बजाय x बटा वाई से भाग या गुना कर दिया जाए तो जिससे प्राप्त वास्तविक परिमाण से z अधिक है या कम है तो प्राप्त वह संख्या क्या होगी। देखो भाई कंसेप्ट समझो क्या कहता है, कोई भी संख्या, कोई व्यक्ति को कहा गया है कि भाई तुमको x बटा वाई से गुना करना है,
तो वो पगला था, वह क्या कर दिया, x बटा वाई से गुना न करके वह काम क्या किया, भागा किया। ठीक है, भागा किया। अगर वही चीज हम लिख रहे हैं कि x बटा वाई से अगर भागा कर दिया तो इतना पागल था, भागा करना था, है ना, ब्रैकेट में देखिए भागा करना था, लेकिन वह क्या कर दिया, ब्रैकेट में देखिए गुना कर दिया। देखो यहाँ पे अगर भागा है तो ब्रैकेट के अंदर गुना है, यानी ये काम करना था लेकिन किया ये काम, तो क्या हुआ, उसका वैल्यू तो गलत आएगा ना, गलत आएगा। आंसर क्या आना चाहिए था, टीचर के अकॉर्डिंग आंसर दूसरा आएगा, और स्टूडेंट गलत काम किया तो गलत आंसर आएगा। तो वो जो अंतर या डिफरेंस अधिक भी हो सकता है स्टूडेंट का या फिर कम भी हो सकता है, तो जो भी हो, है ना, आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा कि अधिक आएगा, तो कितना अधिक आएगा, तो अब वह संख्या निकालना है, किस संख्या में गुना करना था, जो स्टूडेंट को गुना करना था किसी संख्या में, वह संख्या नंबर निकालनी है। तो नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x इंटू वाई, है ना, फिर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जेड, जेड करना है। जो अधिक रहेगा उसके साथ केवल मल्टीप्लाई करना है, बाकी दोनों को गुना करके दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, सवाल देखिए, यही सवाल है। ठीक है, ये सवाल आप लोग देखिए, एक छात्र को 18/17 से गुना करने को कहा गया, 18/17 से गुना करने को कहा गया, लेकिन उसने किया क्या भाई, जरा उसका करतूत देख ले। वह क्या कर दिया, भाग दे दिया। सर उसने क्या किया, भाग दे दिया। 18/17 से गुना करने को कहा गया तो भाग दे दिया, तथा वास्तविक परिणाम से इतना अधिक था, है ना, अधिक आ गया। ऑलरेडी बात है, भाग देने के, गुना करने के लिए कहेगा भाग देगा, अधिक आएगा जी, चलो कुछ भी आया, अधिक आ गया। तो दी गई संख्या कौन सी थी, तो संख्या निकालने के लिए आप लोग को पता है ना, ये x है, ये y है ना, तो 8 × 17 बटा में, है ना, 8 का स्क्वायर कर दो, है ना, 8 का स्क्वायर कर दो, 18 × 17 है क्या, ठीक है, जो बड़ा रहेगा उसको आगे रखेंगे। ठीक है, 289 - 64 मल्टीप्लाई 225, क्योंकि 225 से गुना करना है ना, तो अब यहां पर से जो आएगा, अब यहां पर से क्या आएगा, देखिए यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, कट करके थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। हाँ, हाँ भाई ध्यान दो यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 225 से 225 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 136 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये कुछ इस ढंग का आएगा, ये अगला सवाल देख सकते हैं, वास्तविक संख्या क्या होगी, वास्तविक संख्या अगर निकालना हो तो इस ढंग से भी निकाल सकते हैं, जो मेथड अभी सीखा ये भी निकाल सकते हैं, x इंटू वाई इंटू जेड बट्टे में अंश तथा हर का वर्गों का अंतर। जो हमने बताया कि जो बड़ा होगा उसको आगे करिएगा, क्योंकि सर नंबर्स कभी भी नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो नंबर थोड़े नेगेटिव में आएगा तो गुना भागा करेगा वो बंदा। ठीक है, तो वही चीज को दूसरे मेथड से लिख दिया गया है। अब आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि सर स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। देखिए स्थानीय मान और जातीय मान हम सिखाएंगे आपको। तो देखिए स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान क्या है ना, 9 का स्थानीय मान क्या कहता है, स्थान देखना है कि किम्मा स्थान पे है, आपका पोजीशन देखो यार, आपका पोजीशन क्या है, अभी क्या कर रहे हो आप लाइफ में, तो पोजीशन देखेंगे इसका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 9 पे 10,000 पे है, यानी इसका आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 90,000 इसका आंसर होगा। देखिए सॉल्यूशन हमने किया रखा है, यहाँ पे ऑप्शन भी आपका है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी डी ऑप्शन सही होगा। देखो यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना भाई, गिन लो, यहाँ से गिन लो और सब डिजिट को हटा दो, जीरो केवल रख दो, जितना डिजिट है ना उसके जगह पे केवल जीरो रख दो और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्थानीय मान इसका निकालिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे ये 7 हो जाएगा सर, यहाँ पे आपको क्या करना है, 7 करना है। अब आपको बताना है कि स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, 32,907 का स्थानीय मान 7, क्या अंतर निकालना, डिफरेंस निकालना है। 7 का स्थानीय मान, 7 आपका 2 जगह है, तो देखो यूनिट डिजिट पे पीछे में जो अंक रहेगा उतना जीरो, तो इसके पीछे कोई अंक नहीं है, यानी इसके पीछे एक अंक है सर, एक अंक है तो एक जीरो, और इसके पीछे कोई अंक नहीं है तो ये 7, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो 63 होगा ना। और जातीय मान क्या कहता है, जातीय मान अगर निकालना हो, जैसे इसमें से मैं कहूं कि 2 का जातीय मान क्या होगा, आपके सवाल कहेगा 2 का जातीय मान, है ना, 2 का जातीय मान कहेगा। ठीक है, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू पूछेगा, फेस वैल्यू पूछेगा, इसको हम लोग अंग्रेजी में फेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है,
फेस वैल्यू। तो चेहरा देखना है ना सर, चेहरा देख के बताना ना, 2 है ना तो 2 ही लिखना, जितना पूछे उतना ही लिखना। लेकिन प्लेस वैल्यू में है ना, जितना अंक के बाद है यानी उसके पीछे जितना जीरो है जितना अंक है उतना जीरो लगेगा, चाहे वह जीरो ही क्यों ना हो उतना जीरो लगेगा। जैसे अगर मैं 2 का अगर प्लेस वैल्यू पूछूं, आप कहिएगा फेस वैल्यू में तो सर आप तो आंसर बताएंगे कितना 2 सर। अगर मैं वही कहूं कि अगर आप बताओ 2 का स्थानीय मान निकालो है ना, प्लेस वैल्यू, अगर मैं पूछूं 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा तो आप क्या बताओगे, 2 के बाद क्या होगा, 2 लिख दो और 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। अगर इसका डिफरेंस निकालने के लिए कहता है 2000 में से 2 घटा दो, कभी कभी ऐसा आता है कि जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, तो ये चीजें आपको कंसेप्ट आनी चाहिए। ये देखिए अगला सवाल, देखिए अब ये सब सवाल आप लोग ट्राई करिए। देखिए विभाज्यता का नियम का यूज कहां होता है, ये आपको मैनेज करना होगा। देखिए 39 49 7 यानी कि कितना है 39,497 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दी जाए ताकि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यानी इसमें कौन सी एक संख्या ऐड करें, जोड़ दें, कितना संख्या जोड़े है ना, छोटी संख्या होनी चाहिए, सबसे छोटी संख्या ऑप्शन में दे रखा है कि 3 से विभाजित हो जाए, वह संख्या 3 से विभाजित हो जाए। तो अब आप क्या करोगे, सबको जोड़ जोड़ के 3 से भाग दोगे। तो विभाज्यता का नियम इसीलिए लगाया जाता है। 3 का विभाज्यता का नियम क्या था, हर एक डिजिट को आपको जोड़ना है। देखो हमने क्या किया है, 3 9 9 3 कितना हो जाएगा 12 12 4 16 16 9 कितना हो जाएगा 9 6 15 है ना, कितना हो जाएगा 9 6 15 यानी 25 7 7 3 10 2 32 हो गया। 32 में 32 को हमको 3 से डिवाइड करना है, तो इसका मिनिमम कितना ऐड किया जाए, इसमें मिनिमम कितना ऐड किया जाएगा ताकि 3 से डिवाइड हो जाए। तो आपको सर 32 में अगर 1 आप जोड़ देते हो ना तो यह 33 हो जाएगा और 33 से 3 से कट जाता है सर 11 टाइम्स में। यानी इसमें इस अंक में अगर आप 1 जोड़ दोगे यानी कितना हो जाएगा 39,498 अगर हो जाए ना, 1 अंक बढ़ जाए तो ये हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा। आप देख लो 3 से इसको काट के देखो, भागा देके देखो, कट जाएगा। तो इस समय के लिए वो चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, आपके सामने आंसर भी है सर, दिख रहा होगा आंसर है ना, 83 सर। 83 जो डार्क किया हुआ है यही आपका आंसर है 83, ठीक है। ये कंसेप्चुअल है, सीरीज वाइज है, इसीलिए विथ आंसर दिया हुआ, प्रैक्टिस सेट में आंसर नहीं दिया हुआ रहता है, ठीक है। इसमें आपका कंसेप्ट वाला चीज है कि ये सब क्वेश्चंस आपको करने ही होंगे क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह के सवाल बनते हैं। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। सबसे छोटी संख्या कहेगा तो आपको जितना अंक का कहेगा 1 लगाना है, 5 अंक का कहेगा तो 4 को 0, 5 अंक हो गया ना, 1 2 3 4 5 अंक हो गया, टोटल 5 अंक हो गया। और बड़ी संख्या है, छोटी संख्या यही हो जाएगा 1 छोटी संख्या। अगर मैं कहूँ 1 अंक का छोटी संख्या 1 और बड़ी संख्या 9, 2 अंक का तो 10 और बड़ी संख्या 90, यानी ये दोनों 2 डिजिट का है तो ये बड़ा होगा, 9 वाला हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 9 बना देते हैं, पहले 9 से डिवाइड करो, 5 अंक का 9 हो जाएगा ना भाई, और माइनस क्या करेंगे 10,000 से, है ना। अब 9 9 9 1 घट जाएगा, है ना। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे, अच्छा जी सवाल में थोड़ा सा अलग है, भाई। सवाल क्या कह रहा है कि सवाल कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 6 अंक के तो बड़ा हो जाएगा ना भाई, 3 कितना हो गया 6 अंक हो गया, और माइनस 5 अंक का ना घटाना है भाई, ये तो बड़ा हो जाएगा। तब तो भाई देख लो यहाँ पे एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमको लगा कि सेम है, 6 अंक का इसको भी, 6 अंक का इसको भी लेना है, 6 अंक का इसको भी लेना है, तो इसीलिए ठीक है। अगर बराबर आएगा तो भाई आंसर वो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट 6 अंक का सबसे छोटा लेना है तो ये बड़ा हो गया, ये 5 अंक का है तो छोटा हो गया सर। अब देखो कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाजित होती है। 88 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो सबसे पहले 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा, तो 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या देखो मेरे भाई, 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या कितना होगा 9,999 बड़ी संख्या। इसको आप क्या करो 88 से डिवाइड करो,
88 से डिवाइड करने के बाद जितना बार कटे, अगर पूरा पूरा कट जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कटता है तो जितना रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर को आप क्या करो, इसमें माइनस करो और घटाने के बाद जो आंसर आएगा वही 88 से कटने लायक होगा। यहाँ पे देख लो ऑप्शन नंबर डी 9944 आंसर होगा। ठीक है, जब आप भाग दे सकते हो इतना तो आप लोग टैलेंटेड हो कि 88 को 9999 में भाग दोगे, रिमाइंडर आएगा, है ना, जो रिमाइंडर आएगा 9999 में घटा देना, केवल यूनिट डिजिट घटा देना ना, केवल यूनिट डिजिट घटा देना। देखो नहीं यूनिट डिजिट नहीं, अलग अलग है ना, दोनों जगह सेम है, तो आप क्या कर देना, इसको आंसर कर देना। ठीक, घटा देना, पूरा घटा देना, यूनिट डिजिट वाला हर जगह काबू नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए सर आगे देखेंगे तो कहता है यहाँ पे तो सवाल यहाँ पे कहता है कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है। देखिए आ गया ना सवाल, इकाई स्थान पे कौन सा अंक हो सकता है। देखो अगर 7 का स्क्वायर करते हैं तो 9 हो जाता है, 8 का स्क्वायर करते हैं 4 हो जाता है, 8 का स्क्वायर करते हैं, भाई 8 का कहाँ से आ गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 हो जाता है ना। अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 हो जाता है। तो बताओ भाई यहाँ पे कौन सा डिजिट आ जाता है, इकाई स्थान पे आ जाता है। 7 तो आता नहीं है, 8 भी नहीं आता है और 3 भी नहीं आता है, 5 तो आता है सर, 5 आता है, 5 आ जाता है, स्क्वायर करिएगा तो 5 आ जाता है यूनिट डिजिट। स्क्वायर के बाद देखो 5 का स्क्वायर 25 आ गया ना। चलिए निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या देखना है भाई, अभाज्य संख्या कौन सी है, देखो जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे सर देख सकते हैं यह एक परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है, यह एक सम संख्या है और यह 4/2 यानी कि 2 आंसर आएगा। 2 एक अभाज्य संख्या है, इसी को 2 को अभाज्य संख्या भी कहते हैं और सम अभाज्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सम अभाज्य भी एक ही जो संख्या होता है जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो वो केवल 2 है। अब आप लोग तो इसका आंसर बता ही सकते हैं कि वह कौन सी संख्या है जो 15 से भाग देने पर भागफल 15 और शेषफल 5 आएगा, तो वह संख्या कौन सी है। तो 15 में भागफल है तो भाग किसे दे रहे हैं, 15 से 15 में गुने 15 कितना हो जाएगा, गुना करिएगा, शेषफल को जोड़ देते हैं, रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। तो 15 गुने 15 यानी 15 का स्क्वायर 225 में फिर कितना 5 है, 225 प्लस 5 230 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, ये सवाल देखिए 1 से लेकर के 20 तक के सभी सम संख्याओं का योगफल। देखिए सवाल में क्या है, तक है, सवाल में ध्यान देंगे तक लिखा हुआ है यानी कि n/2 इंटू n/2 + 1 यानी कितना 20 है, 20 का आधा 10, 10 का आधा 20 का आधा 10 और 11 गुने 10 कितना हो जाएगा 110 आंसर, ऑप्शन नंबर डी। देख लो वही फॉर्मूला है 10 गुने 11 110। ठीक है, अब कहता है प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग, इसमें तक वाला कंडीशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तक वाला कंडीशन नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, तक वाला कंडीशन नहीं है तो हम लोगों ने n² फार्मूला जाना था, तो n² 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। ठीक है, 10 विषम संख्याओं का तो उसमें क्या था n × n + 1, n × n + 1, तो बस वही काम करना है। देखो तक वाले में क्वेश्चन, देखो हर एक चीज का मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ला रखा है। ठीक है, तो किन्हीं दो संख्याओं की एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। यदि संख्याओं में से 9 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं, तो संख्या बताइए। देखिए इसको सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसा मेथड है, देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है इसको समझिए। कहता है इकाई स्थान पे y लेंगे और दहाई स्थान पे x लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, दहाई स्थान पे यानी कि 10 से मल्टीप्लाई, दहाई जहां लेट करेंगे उसी को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और वह इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो हमको संख्या मिलता है। अभी हमने सिखाया, संख्या मिल गया हमको। अब ये संख्या कहता है कि हमको दोनों का योग जो होता है वह 9 होता है। इक्वेशन 1 हमने लेट कर लिया। अब क्या करना है दोस्तों कि प्रत्येक संख्या में हम जब 9 घटाते हैं, सो क्वेश्चन कह रखा है कि संख्या में अगर हम 9 को घटाते हैं तो हमारा जो प्राप्त होता है वह उल्टा, संख्या का उल्टा प्राप्त होता है। तो अब की दहाई पे हमको y ले लेंगे क्योंकि इकाई पे y था, तो उल्टा करेंगे तो ये दहाई पे चला जाएगा और ये इकाई पे चला जाएगा, तो ये हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके सामने एक इक्वेशन आएगा, इक्वेशन आया ना, हाँ जी सही है। अब ये इस साइड जाएगा, x इधर आएगा, यहाँ पे तो देखो ये भी टाइपिंग गलत कर दी है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे भाई 9 होगा। ठीक है, यहाँ पे 8 वगैरह नहीं होगा क्योंकि 10 में से 1 जाएगा तो 9 होगा ना, और 9x हो गया तो 9x में से जब करेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x - y 1 हो जाएगा।
है ना। x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इक्वेशन 1 एंड 2 को हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x और y की, और फिर हम लोग डिजिट आसानी से निकाल सकते हैं। इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू और y का वैल्यू यानी 54 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई ये क्वेश्चन देखो, किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो निम्न में से इकाई अंक पर से कौन सा अंक नहीं आएगा। उस समय आएगा, अब नहीं आएगा। कौन सा है, 9, 4, 7, 6 कौन सा है जो नहीं आएगा। देखो 2, 3, 7, 8 का अगर वर्ग करते हैं तो इतना आता है, यानी ये सब रिपीट नहीं करते हैं। तो इसमें से कोई एक मैच कर रहा है। देखो भाई 3 नहीं है, 7 है, 7 आंसर हो जाएगा भाई, 7 आंसर हो जाएगा। देखो इस तरह के टाइप वाइज सवाल आपका इसमें सेट किए हुए हैं ताकि आप लोग बेहतरीन तैयारी करो। ठीक है, चलो अगला देखते हैं दोस्तों। कहता है कि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि संख्या को उलट कर लिखा जाता है तो नई संख्या पुरानी संख्या से 36 कम हो जाती है, तो वह संख्या कौन सी है। तो देखो इस तरह के सवाल को विकल्प से करो। देखो सवाल क्या कहता है, इसको समझिए पहले। कहता है दोस्तों कि 2 अंकों की कोई संख्या है जिसका योग 10 है। ठीक है, कोई बात नहीं सर, 10 है, कोई बात नहीं है। यदि संख्या के अंकों को उलटकर लिखा जाता है तो जो नई संख्या है पुरानी संख्या से 36 कम है। यानी कहने का मतलब सर, जो भी मेरे पास अंक होगा, जैसे मान लिया जाए x और y, ये 2 अंक का डिजिट है, ये जो भी अंक होगा अगर हम इसका डिफरेंस निकालते हैं, इसी को उलट करके इसी को उल्टेंगे और जो अंक आएगा वो 36 आना चाहिए। तो इस तरह के सवाल को हम सॉल्व करेंगे। नहीं सर, देखेंगे पहले का ऑप्शन देखेंगे 73 माइनस उलट के इसी को देखेंगे कितना आएगा। लगता है तो आंसर पहिलके में आ गया सर, पहिलके में आ गया। अगर 37 में से करेंगे, जब आप देखो क्या कहता है, नई संख्या में से, यानी कि नई संख्या हमको देखना है भाई। ये हमारा जो ऑप्शन है वह नई संख्या, नई संख्या में से घटाना है, तो 36 ही आएगा। अंतर पूछा जा रहा है, अब घटा के देखना। 73 में से 37 घटाना, ठीक है, 37 माइनस 73, तो ये तो माइनस में देगा, ये तो माइनस में देगा, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चीजें। ठीक है, जो देखिए वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। तो यहां पे हमारा संख्या क्या हो गया, वो नया संख्या के बारे में बात कर रहा है कि वो नया संख्या क्या है। नई संख्या में से पुरानी संख्या को घटानी है, यानी नया संख्या 73 है तो पुरानी संख्या इसका उल्टा होगा। यहाँ पे नया संख्या अगर 37 है तो इसका पुरानी संख्या 73 होगा, जो कि माइनस में देगा, तो वो वैल्यू हमको मंजूर नहीं होगा। बाकी का तो ऑप्शन ही नहीं आएगा। अब बाकी सॉल्यूशन आपको पता है। अगर इसमें दिक्कत हो रहा है तो आप डायरेक्टली इकाई अंक को x, दहाई अंक को y, तो डिजिट क्या हो जाएगा आपका। और ये तो पहला दिया हुआ है कि दोनों अंकों का योग, यानी एक अंक ये है, एक अंक ये है, तो x प्लस वाई बराबर 10 एक इक्वेशन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आप लोग जानते हैं, इकाई अंक पे x है, दहाई अंक पे y है ना। तो उल्टा और ये दोनों का अंतर 36 है ना। देखो ये इकाई अंक, ये दहाई अंक, उल्टा करने के बाद है ना, जो नया अंक है ये उल्टा करने के बाद नया अंक आएगा, और ये आपका पुराना अंक है। तो बस ये कैलकुलेट करने के बाद आपके सामने आ जाएगा 73 आंसर। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करिएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा, और आपके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई ये क्या कहता है कि आप 72 अपने 5/4 से कितना कम है। 72 अपने 5/4 से कितना कम है ना। तो देखो भाई 72 का 5/4 होता कितना है, उसमें से 72 घटाएंगे। तो यहाँ पे 72 का 5/4 18 होता है ना। 18 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। जब आप इसको काटोगे तो ये कितना और 18 पच्चे माइनस 72, 90 माइनस 72, 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ सवाल से हैं जिसको आपको ध्यान में रखनी है। और ये भी सवाल तो आप लोगों ने कर लिया, ये भी सवाल आप लोगों ने कर लिया। 2 अंकों का इक्वल जो 9 है अपने संख्या से, इसको क्या करिए ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करिए। देखिए 57 माइनस, इसका उल्टा कर दीजिए। क्या कहता है, यदि संख्या में 45 घटाना है तो हर एक संख्या, ये आपका क्या है, तो संख्या क्या है, तो संख्या इसी में से कोई एक ऑप्शन होगा ना भाई। 45 घटाना है, और 45 घटाने के बाद 45 घटाने के बाद क्या आना चाहिए, घटाने के बाद अंकों का मान पलट जाता है। यानी अगर 45 घटाएं तो जो डिजिट घटाएं, जैसे 57 में अगर 45 घटा रहे हैं तो हमारा आंसर जो आना चाहिए वह कितना आना चाहिए, अंकों को पलट जाना चाहिए ना। ये क्या है भाई, क्वेश्चन लगता है गलत टाइप कर दिया है क्या। हाँ, पलट जाना चाहिए, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये तो ज्यादा हो गया। अगर हम 63 की बात करें, 63 में अगर 45 घटाते तो आना चाहिए 36। आ जाएगा क्या, आ जाएगा क्या, नहीं आएगा है ना। आना चाहिए जो उलट के, इसका वैल्यू उलट के आना चाहिए। अगर 27 को करते हैं, 27 में से 45 घटेगा
तो क्या 72 आएगा? नहीं आएगा सर, है ना। अगर हम 72 में से अगर 45 घटाते तो क्या 27 आएगा? आएगा। तो हाँ सर आएगा, और यही हमारा आंसर है ना। उलट जाना चाहिए, उलट दिए, आगे आंसर उलटना चाहिए, इसी का उलट के आना चाहिए आंसर। चलिए, और बाकी कंडीशन तो आपको पता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, एकदम सत्य है सर। 22/5 पाई की वैल्यू है 22/7 जो कि एक परिमेय संख्या है ना। माइनस एक बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है क्या? एकदम सर, माइनस सबसे बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सर 3 नहीं होता है, 2 होता है। 3 नहीं होता है, 2 होता है, आप लोग को पता होनी चाहिए, है ना। अब देखिए भाई, ये इस तरह के सवाल आप लोगों ने कर लिए हैं, है ना। ये तो हो ही गया सवाल लगता है। यदि एक संख्या का 3/4 भाग 60 है तो उसका आधा भाग क्या होगा? यानी कि देखिए सर, 3/4 भाग, किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है, तो हमको आधा निकालना है। हमको क्या निकालना है? आधा निकालना है ना। तो हम x की वैल्यू निकाल लिए यहाँ से, और इसको आधा कर देंगे, यानी 40 आ जाएगा। सीधा बात है। किसी संख्या का, एक संख्या का 3/4, यानी एक संख्या का 3/4 क्या है? का मतलब गुना होता है। एक संख्या का यानी गुना 3/4 क्या है? 60 के बराबर है, यानी x की वैल्यू 80, और यानी x/2 की वैल्यू 80/2 यानी कि 40। एकदम को लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें आपको आसानी समझ में आएगी। कोई संख्या 1/3 से 18 अधिक है तो वह संख्या क्या है? कोई संख्या 1/3 से 18 अधिक है तो वह संख्या क्या है? कंसेप्ट याद करो, कंसेप्ट याद करो, है ना। कंसेप्ट याद करो। देखो यहां पर से मल्टीप्लाई करिए, 18 × 3, अंतर निकालिए, 2 9 3 27, वही सवाल रिपीट किया है, बाकी चीजें वही है, ठीक है। एक सवाल ये भी नया सवाल है, ये कंसेप्ट आपको बताएगा, नया कंसेप्ट बताएगा। तो ये कंसेप्ट कहता है कि किसी पार्टी में 15 व्यक्ति शामिल हुए और सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया। देखो कोई भी पार्टी होती है, पार्टी में 50 आदमी आएगा, 100 आदमी आएगा, चेंज करेगा डिजिट, ठीक है। तो पार्टी में आया, सबने भेंट मुलाकात किया, ठीक है, सबको उपहार लाते होंगे, है ना। तो दोनों ने एक दूसरे को, अगर हम भी आए पार्टी में गए तो हम उसके लिए लाए, वो मेरे लिए लाया, ऐसा कंडीशन है, ठीक है। तब उपहार वाले प्रश्न का सूत्र क्या है? n × n - 1, n × n - 1, n जहां व्यक्तियों की संख्या है तो आपसे उपहार की संख्या पूछेगा, यानी जो गिफ्ट है उसकी संख्या कितनी होगी? तो n है 15, n - 1 15 × 14 यानी कि 210। क्लियर है? ये चीज याद रखें, हम क्वेश्चन से ही क्लियर कर रहे हैं हर एक चीज। देखिए एक और सवाल आएगा, एक और सवाल आएगा हाथ मिलाने वाला। कोई पार्टी हुआ, कहेगा कि उसमें 8 व्यक्ति थे, 10 व्यक्ति थे, दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो बताइए कितनी बार हाथ मिलाया? तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, करने गया भाई, हाथ मिलाने वाला जो फॉर्मूला होता है या फिर मैच वाला जो फॉर्मूला होता है, हाथ या फिर n टीमों ने मैच मिलाया, 10 टीम खेल रही है, दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, हाथ मिलाने की बात आएगी या फिर खेलने की बात आएगी, कितने मैच जीते हैं, तो यहाँ पे n है ना, n × n - 1/2, ठीक है। जो आप लोगों ने पढ़ा ना प्राकृत संख्याओं का योग n × n + 1/2, तो वहां पे केवल माइनस कर दो भाई, है ना, माइनस कर दो। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 है, 8 - 1 करना है, यानी 7 8 यानी 4 7 28 आंसर हो जाएगा, है ना, 28 आंसर आ जाएगा। देख लो भाई, 8 × 7, यहाँ से 4 में 7 को 28 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? देखिए सर अगला सवाल देखिए, ये कहता है एक संख्या के x तथा x भागों का योग 28 है, तब वह संख्या क्या है? x, एक संख्या x तथा x भागों का योग, वह संख्या क्या है? देखो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा पेंडिंग में रखते हैं, बाकी और देखते हैं और भी चीजें हैं क्या। हाँ, अभाज्य संख्या चुनना है, अभाज्य संख्या चुननी है, यहाँ पे कौन सा एक अभाज्य संख्या है, तो ये चीजें नॉर्मल है, ये आप लोग बता सकते हैं कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें 3 है जो अभाज्य संख्या है, इसमें एक अभाज्य संख्या चुनना है, ठीक है। तो आप लोग को कौन सा दिखेगा? सर सब का सब, यहाँ पे दिखेगा सब का सब, लेकिन आप लोग ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखो ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। 313 कितना? 13 7 यानी 137, और यहाँ पे जो 391 जो है वह 17 का फैक्टर है और 23 का फैक्टर, ये कट जाता है सर, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो फिर मिलते हैं। यहाँ तक आपका पूरा नंबर सिस्टम को हमने एक ही वीडियो में कवर कर दिया, ठीक है, जितना आप लोग को पढ़ना था। जो सेकंड चैप्टर है वह परसेंटेज है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। आज इतना इस सवाल को करिए, बार बार अपने सवाल को करिए, और नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस भी चलेंगे। ये तो कंसेप्ट वाली बातें थी जो मैंने आपको अच्छे ढंग से पढ़ाई,
और उम्मीद है आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और सिलेक्शन लीजिए सर, सिलेक्शन ही आपका टारगेट होना चाहिए। जय हिंद।